मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करे हैं. एवरी एक्सपीरियंस, एवरी करियर चॉइस, एवरी पर्सनल चॉइस टेक्स यू टू अ जर्नी जो आपकी लाइफ में आपको पर्पस जो है आपकी उस तक लेके जाता है. 10-11 साल पहले मेरी मॉम पास अवे हुई थी. उस टाइम तक मुझे ग्रीफ का मतलब नहीं पता था कि मेरी लाइफ में कोई प्रोमिनेंट पर्सन हैड नॉट लेफ्ट माय लाइफ. सो मेरे लिए बहुत बड़ी एक इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. एंड विद इन दैट 1 ईयर माय डैड आल्सो पास्ड. तो तकरीबन 1-1.25 साल के बीच में मैंने अपने मॉम और डैड को गवाया. पेड़ एक ढूंढी है कि जड़ें बहुत नीचे तक जा रही हैं. इतनी रूटेड ग्राउंडिंग होती है. मदर अर्थ, जब मदर नहीं रही तो मदर अर्थ के पास गई इटर्नल लव के लिए. उस लॉस ने मुझे जिंदगी के बारे में ज्यादा सिखाया देन एनी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एनीथिंग. बिकॉज जब वो ग्रीफ लाइफ में आया मुझे रियलाइज हुआ दैट लाइफ में कुछ भी है अभी उसके लिए बी ग्रेटफुल. जो नहीं है उसके लिए भी बी ग्रेटफुल. दैट ओपन डोर्स टू हु इज कनिका. सुबह उठ के फर्स्ट 10 मिनट्स अपने फोन ना देखना, पहले भगवान का शुक्रिया करना कि एक और दिन मिला, सांसें चल रही हैं. मैंने अपना बिजनेस लॉन्च किया था, उसका नाम है अडोर बाय कनिका. अडोर बाय कनिका एज अ नेम सजेस्ट, आई वांटेड to bring designers, craftsmen, people who work in India and showcase their work that I love in Canada. ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे. कुछ हीरे कांच की तरह होते हैं जो जरा सी चोट लगने पर टूट जाते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ असली हीरे इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो खूबसूरती के साथ साथ अंदर से रॉक सॉलिड होते हैं. हमारे पास भी एक ऐसा ही नायाब हीरा मौजूद है जो अंदर से तो उतना ही स्ट्रांग विल पावर्ड है, इमेंसली टैलेंटेड भी है और बाहर से देखने में उतना ही सिंपल और खूबसूरत भी है. वेल, दैट्स आवर लवली सरदार एंड सन्स फेम कनिका सासन, हु इज नॉट जस्ट एन एक्टर, अ रेविशिंग मॉडल एंड एन एंटरप्रेन्योर, बट ऑल्सो अ ड्रीमर हु केम ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा टू मुंबई टू फुलफिल हर फिल्म इंडस्ट्री ड्रीम्स. वेलकम टू सक्सेस फंडे कनिका जी. Thank you so much. Thank you, Ravi, for such a generous and kind introduction. Thank you. सबसे पहला क्वेश्चन, कनिका सासन द कनिका सासन कैसे बनी? Thank you so much. रवि, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करे हैं और आई थिंक answering your question, every experience, every career choice, every personal choice takes you to a journey जो आपकी लाइफ में आपको पर्पस जो है आपकी उस तक लेके जाता है. जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं मालूम था, पर पिछले 10-15 सालों में ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आई है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में होता है, इट्स अ पाथ, इट्स अ डेस्टिनी, इट्स समथिंग दैट वाज मेंट टू हैपन फॉर यू. सो हम जितना सोचें कि हमने अपनी लाइफ में ये चॉइसेस करी या हमने वी टेक द क्रेडिट फॉर ऑल द लेसन्स एंड ऑल द अचीवमेंट्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स, बट इट्स एक्चुअली ऑल गॉड्स गिवन. तो सब कुछ भगवान का दिया है, चाहे वो दर्द है, पेन है, अकॉम्प्लिशमेंट है, सक्सेस है. जितना जल्दी हम ये समझें कि इट इज़ समथिंग दैट इज़ गिवन टू अस एंड वी हैव टू एम्ब्रेस इट विद लव, विद ग्रेस, दैट्स हाउ वी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. कनिका से कनिका सासन में का सफ़र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें आई हैड टू सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट. मैंने ये ज़िंदगी में चॉइस बनाई थी या ये ज़िंदगी ने मेरे लिए चॉइस बनाई है? उस मोमेंट में, उस चॉइस में और एक्सपीरियंस में कितना योगदान था मुझे कनिका सासन बनाने में. So I can't take the credit for everything. I think a lot of things have been a blessing. A lot of things have been a gift. I have been surrounded by a great community. I have an incredible family, beautiful kids. मुझे लगता है कि मैं उस काफ़ी चीज़ों का जो मेरी लाइफ में अच्छी हुई हैं और जिनके लिए मैं ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया करती हूँ, वो जो मेरे अराउंड लोग हैं, मेरे अराउंड जो अपॉर्चुनिटीज़ आई मेरे पास और जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे काम दिया. I think they deserve the credit more than I do. That kind of opens up a very interesting conversation, I think. So सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी मेंशन किया कि 10-15 साल पहले ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लाइफ कुछ बुला रही है, इट्स कॉलिंग मी फॉर समथिंग. व्हाट वाज दैट इंसिडेंट और समथिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ दैट टुक यू टू टेक दिस पाथ? वाओ, दैट इज सच अ गुड क्वेश्चन रवि, बिकॉज ऐसा कम ही होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या पिवटल इंसिडेंट था. अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में 10 साल पहले, तकरीबन 10-11 साल पहले मेरी मॉम पास अवे हुई थी. उस टाइम तक मुझे ग्रीफ का मतलब नहीं पता था कि मेरी लाइफ में कोई किसी ने प्रोमिनेंट पर्सन हैड नॉट लेफ्ट माई लाइफ. सो मेरे लिए बहुत बड़ी एक इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी. एंड विद इन दैट 1 ईयर माई डैड ऑल्सो पास्ड. तो तकरीबन 1-1.25 साल के बीच में मैंने अपने मॉम और डैड को गवाया. उस एक्सपीरियंस से जब मेरे मॉम डैड दोनों, एंड मैं यंग थी, 29 साल की थी जब मम्मी चली गई थी और 30 साल की थी जब पापा चले गए थे. तो एंड सिबलिंग
मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन हैं, सो 3 ऑफ अस। पर मैं कनाडा रहती थी, मॉम डैड मेरे दिल्ली रहते थे, इंडिया। इंसिडेंट ने, उस लॉस ने मुझे ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सिखाया देन एनी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, anything, because जब वो grief life में आया, that opened doors to who is Kanika, what does she want, why is she here, why is she here on earth। माँ बाप के जाने के बाद एक जो मतलब एक the comfort and the कवच and the whole जो तुम्हें लगता है कि तुम ठीक रहोगे, वो चला गया। I was face to face with my vulnerabilities, my insecurities, my कि अब आगे क्या, and then I was also facing loss and grief। I had to go and dive into my own self and find out कि अच्छा अगर loss ही होता है दुनिया में, अगर if the real truth of life is death, then what are we doing here। अगर हम सबने एक ही जगह जाना है जहाँ मेरे मॉम डैड गए हैं, तो हमारा इस पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। बस यही है कि हम पैदा होएंगे, पढ़ाई करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, रिटायर होंगे और मर जाएंगे, या इसका कोई और पर्पस भी है कि हमने ज़िंदगी को कुछ योगदान देना है, और वो योगदान कैसा लगेगा, क्या दिखेगा, उसके लिए मुझे अपनी टेक केयर कैसे करनी पड़ेगी, और मुझे कैसे नेविगेट करना है अब दुनिया में, नोइंग दैट आई एम नॉट जस्ट हियर टू पे माई बिल्स एंड आई एम नॉट जस्ट हियर टू बी अ मॉम एंड रिटायर, एंड आई एम हियर फॉर समथिंग एल्स। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, ऑल्टरनेटिवली नॉट जस्ट लिविंग लाइफ ऑन द सर्फेस लेवल बट गोइंग डीपर। वेल आपकी बातें सुन के तो ऑलरेडी हमें लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू अ वेरी वेरी मैच्योर्ड पर्सन हु इज़ ऑलरेडी many layers deeper, who's talking। we would like to delve into that depth with you right now। फिर आगे क्या हुआ उसके बाद? आपने ये सोचा, इतना maturity भरा decision था ये कि life is not just about paying your bills and stuff like that। then what did you do? फिर उसको कैसे आपने संभाला? how did you overcome that grief first of all to begin with? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली या जो भी आप कहें, ग्रीफ ओवरकम नहीं हुआ, बट वट इट डिड वॉज इट ओपन डोर्स फॉर अपनी एक सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ जर्नी का वो दरवाजे खुले। क्योंकि जब तुम उस स्टेट में होते हो, व्हेन यू आर रैटल्ड एंड पैनिक्ड एंड डीप एंड डार्कनेस में तुम होते हो, तो तुम्हें कुछ भी चाहिए होता है तुम ऊपर उभरने के लिए। तुम किसी का भी हाथ पकड़ोगे, कोई भी रिसोर्स पकड़ोगे, कोई भी मौका नहीं छोड़ोगे कि मैं ऊपर आ जाऊँ यहाँ से, बस इस जगह से निकलूँ। डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। तो वो तिनका ढूंढने के लिए तुम हाथ पैर मारते हो। तो मैंने अपनी लाइफ में उस जगह से निकलने के लिए थेरेपी, मेंटल हेल्थ आपने सुना होगा, इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक, बट इसके पीछे बहुत लेयर्स हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ को एड्रेस किया, थेरेपी शुरू करी, अपने साथ बैठी, अपने पेन के साथ बैठना शुरू करा, मेडिटेशन शुरू करी, नेचर वॉक्स शुरू करी, पेड़ों को हक करना शुरू करा। इतनी एनर्जी होती है पेड़ों में रवि, इतनी एनर्जी होती है पेड़ों में। अगर आप एक बार पेड़ को हक करके देखिए, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। अगर कोई डिसीजन बनाना है लाइफ का, तो आप एक बहुत पेड़ एक ढूंढिए जिसकी जड़ें बहुत बड़ा सा पेड़ जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक जा रही हैं, उसके साथ बैठिए और वहाँ पे सोचिए मैं डिसीजन कैसे बनाऊँ। वहाँ से आपको मिलेगी पावर। पेड़ों में इतनी रूटेड ग्राउंडिंग होती है। मदर अर्थ, जब मदर नहीं रही तो मदर अर्थ के पास गई, अपनी मैटरनल लव के लिए पेड़ों के पास गई, नेचर वॉक्स में गई, झरनों के पास गई, पानी के पास गई, लेक्स में स्विमिंग करती थी, अपनी नेचर वॉक्स में अपने आप से बात करती थी, ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट एंड लर्न अबाउट लाइफ। ज़िंदगी में हम इतना भागते हैं, कभी किसी स्ट्रेस के लिए, कभी किसी स्ट्रेस के लिए, पर ज़िंदगी का नाम क्या है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस? और क्या चीज़ है और क्या जीव जंतु है, उनकी लाइफ कैसे चलती है? सो ये सब रिफ्लेक्ट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को अपनी एड्रेस करने के लिए, हेल्थी रहने के लिए ये सब शुरू करा। एक्सरसाइज, योगा, पानी पीना, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सब चीज़ों का योगदान है तुम्हारी हेल्थ में, वेदर इट्स मेंटल और फिजिकल। अपने तरफ ध्यान देना शुरू करा। एटलीस्ट जब तक सोर्स स्टेबल नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये सब काम, और अभी तक करती हूँ, अभी तक अपने रिचुअल्स फॉलो करती हूँ। सुबह उठ के फर्स्ट 10 मिनट्स अपने फ़ोन ना देखना, पहले भगवान का शुक्रिया करना कि एक और दिन मिला, सांसें चल रही हैं, दुनिया को योगदान देने का एक और मौका है, लोगों से मिलने का एक और मौका है। आज सुबह नहीं उठी होती तो आपसे ना मिलती। ये आपने बहुत ही पते की बात कही, एकदम इंस्पायरिंग थिंग्स थी, एटलीस्ट फॉर मी। दोस्तों, ये जो आज इन्होंने बात कही है, दीज आर रियल वर्थ ऑफ लाइफ, जिनमें एक ज़िंदगी का सार छुपा है। अगर आप उसको मानते हो तो आपके लिए सब कुछ है, अगर आप नहीं मानते तो आपके लिए कुछ नहीं है। आप इसे टेक अवे भी कह सकते हो, आज के एपिसोड का पहला टेक अवे, या आप इसे एक फ़लसफ़ा मान सकते हो किसी एक इंसान की पर्सनल
थॉट मान सकते हो, मुझे कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि हाँ, अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग में कभी इशू होता है लाइफ में, आप नेचर के पास जाओ, हो सकता है वहाँ से आपको वो पावर मिल जाए जिससे आपको वो डिसीजन लेने में हेल्प मिले। आपकी इस बात से हम इस पे आएंगे कि आपने फिर ज्वेलरी या फैशन डिज़ाइनिंग का डिसीजन कैसे लिया? हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? इसको भी बात को तकरीबन 11-12 साल हो गए। मैंने अपना बिजनेस लॉन्च किया था, उसका नाम है अडोर बाय कनिका। अडोर बाय कनिका, एज अ नेम सजेस्ट, आई वांटेड टू ब्रिंग डिजाइनर्स, क्राफ्ट्समैन, यू नो, people who work in India and showcase their work that I love in Canada. मैं शुरू से फैशन में इंक्लाइन थी बचपन से. I always loved fashion, the art of it, not the designing part, the कैसे बनता है, उसकी process क्या है और कैसे उसका पूरा product बाहर आता है and then it goes to the customers and clients. So I wanted to bring that to my audience in Canada. तो मैं बहुत सारे डिज़ाइनर से मिली, बात करी जो मुझे पसंद थे. Starting from Masaba Gupta, and I went up to her and I said, I want to do this, and would you support me? I want to support your work and take it to Canada. I got a full yes, a green signal. So 11 साल पहले मैंने first अपनी exhibition करी with Masaba Gupta. उनके कपड़ों की सारी, you know, in their beautiful designing clothes, and I brought them to Canada and I did an exhibition. It was a huge success. Wow. And वहाँ से मुझे encouragement मिली, and then I started working with other designers. Papa Don't Preach by Shubhika, Manish Malhotra, Raw Mango, Malmal, राब्ता बाय राहुल, आउटहाउस, इन सब के साथ काम कर रही हूँ लास्ट 10-11 साल से. एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि बहुत नियत से और बहुत मेहनत से करा. एंड इट्स बिन गोइंग ऑन. एंड माई बिजनेस इज़ नॉट समथिंग दैट आई डू फुल फ्लेजेड. इट्स पार्ट टाइम. बेसिकली आई डू एग्जीबिशंस एंड पॉपअप्स. ओके. तो उसी की तैयारी के लिए बैक एंड फोर्थ इंडिया से कनाडा आना, इन्वेंटोरी का पास करना, मेकिंग श्योर दैट द डेट्स आर लॉक्ड, पीपल कम. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग. And I've always loved working with the designers as vendors and also my clients जो इतनी excitement के साथ आते हैं and then they get accessibility to Indian designers, जो मेरा सपना था कि वहाँ पे कनाडा में you know उनका सामान दिखे, लोगों को पता चले कि हमारे पास कितना talent है. So that's really nice. I take a lot of pride in it. Wow. So you say that you were born and brought up in Delhi. Yes. How come you shifted to Canada? रवि, मेरी शादी हुई 20 साल में. तो 20 साल में जो मेरे हस्बैंड थे, he was born and brought up in Canada. So I had moved because I got married. And I had been there for a long time. So मेरा जाने का reason was my wedding. और फिर वो घर बन गया वैंकूवर. तो वैंकूवर में ही काम किया, वैंकूवर में ही मॉडलिंग करी, वैंकूवर में ही बिजनेस करा. मूवी जो मेरी थी वो भी वैंकूवर में शूट हुई, सरदार एंड सन्स. Okay, speaking about Sardar and Sons, tell us something more about this movie now. रवि, बचपन से मेरा एक सपना था टू बी एन एक्ट्रेस. बट बिकॉज मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली में बॉर्न एंड रेज हुई थी, तो मेरी फैमिली वॉज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. मतलब मैंने अपने पापा को जब बोला 18 साल में कि मुझे पैजेंट में जाना है, फेमिना मिस इंडिया, सो माई फादर वॉज लाइक दैट इज़ नॉट गोना हैपन. तो वो मन में इच्छा थी पर करने की. तो वो मैंने काफ़ी टाइम तक उसको, बिकॉज आई वॉज रेजिंग अ फैमिली, आई वॉज रेजिंग चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं मेरे, नेविगेटिंग थ्रू दैट लाइफ, दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो ये सब पीछे रह गया. वो जो सपना था वो कभी सप्रेस नहीं कर पाई. तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको बोला कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. एक्टिंग स्कूल मैंने छोड़ा नहीं, एक्टिंग स्कूल में मैं जाती रही. अच्छा. नाइट स्कूल, एक्टिंग स्कूल में जाती थी. सो आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर. एंड जब मौका मिला मूवी में काम करने का तो वो कैसे जाने देती. तो वो वहाँ पे करा, बहुत मज़ा आया. मूवी ने अच्छा बिजनेस भी करा और बहुत अच्छी फीडबैक भी मिली. ओके. सो बच्चों की तरफ से कभी रेजिस्टेंस नहीं है कि? बच्चों की तरफ से ऑपोजिट, बच्चों की तरफ से इंकरेजमेंट आई. बच्चे मेरे दोनों, दे आर माई बिगेस्ट चीयर लीडर्स एंड दे वॉन्ट मी टू डू वेल. एंड आई हैव हैड सच अ सॉलिड एस्टैब्लिशमेंट एंड फाउंडेशन विद देम कि वो मुझे देख के खुश होते हैं कि हमारी माँ ये करना चाहती है और हमें उनका साथ देना है. एंड टेल अस समथिंग अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर मूवी, योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस मूवी. रवि, मैंने हमेशा कभी ये सोचा नहीं कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में करूँगी या हिंदी में करूँगी या हॉलीवुड में. ट्रेनिंग मेरी हॉलीवुड कोच के साथ रही है. सो आई हैव बीन ट्रेन्ड इन इंग्लिश. लाइक वी ट्रेन इन अ क्लास विद अ लॉट ऑफ नॉन इंडियंस. सो आई हैव बीन ट्रेन्ड in English language. So we do the scenes from Hollywood movies. We do our training in like English. हिंदी में तो मैं बचपन से हिंदी फिल्मों से बड़ी हुई हूँ देख के. तो वो हिंदी फिल्में तो it's in our DNA. तो पंजाबी फिल्म का जब मुझे ऑफर आया तो मेरी थोड़ा सा था कि मैं पंजाबी फिल्म मैं देखती भी नहीं ज़्यादा, बट पंजाबी बोलनी मुझे आती है बहुत फ्लुएंटली. तो वो डर निकल गया. चलो काम मिल रहा है सेट पे होने का,
काम दिखाने का, अपनी कला दिखाने का, तो वो करना है, पूरी शिद्दत से करना है। वो करा भी। मेरी आवाज़ डब हुई थी उस मूवी में, अच्छा, बिकॉज दे वांटेड अ स्पेसिफिक एक्सेंट, पंजाबी एक्सेंट। बट वो एक्सपीरियंस लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था, क्योंकि एक सपना देखना, फिर उस सपने को लिव करना। और जब वो मूवी रिलीज़ हुई, थिएटर पे आई, तो जब अपने बच्चों का हाथ पकड़ के जब मैं वो थिएटर में देखने गई मूवी, और अपने आप को बिग स्क्रीन पे देखा, और सबसे लाउड क्लैपिंग मेरे बच्चों ने करी, तो मुझे लगा कि यू नो इट्स दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ समथिंग, अ कोर मेमोरी जो हमेशा याद रहेगी मुझे। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कोई उस फिल्म का डायलॉग अगर आपको याद हो तो हमारे ऑडियंस को। देयर इज़ अ डायलॉग वेयर आई एम द एंटागनिस्ट इन द मूवी। ओके, तो मैं अपने इन लॉज को बिल्कुल लाइक नहीं करती। तो उसमें एक डायलॉग है, जब मेरे पिंड से मेरे इन लॉज आते हैं और दे आर हेफ्टी ईटर्स, और मैं कनाडा में रहती हूँ, तो हम लोग वी जस्ट हैव लिटिल बिट ऑफ दिस एंड दैट। तो मैं उन्होंने कहनी अपने हस्बैंड ਨੂੰ कहनी ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। which means pretty much that they have pretty much eaten so much, why are they looking for food right now? So yeah, ब्रिलियंट, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दैट शोज पूरा ऐसा लग रहा था पंजाब की मिट्टी की महक आ रही थी इस डायलॉग में। डू यू रियली थिंक दैट यू आर लिविंग अ ड्रीम राइट नाउ, और योर ड्रीम इज येट टू बी फुलफिल्ड? एक और चीज़ जो ज़िंदगी में हुई आफ्टर द इंसिडेंट आई टोल्ड यू, देयर इज़ अ टर्म और देयर इज़ अ फीलिंग, इट्स कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। तो उसका मतलब हम हमेशा मांगते हैं लोग, मतलब भगवान से अपनी ज़िंदगी में चीज़ें मांगते हैं। तुम्हारे पास कुछ चीज़ चल रही होती है और वो चली जाती है, देन यू रियलाइज अरे ये तो बहुत वैल्यूबल चीज़ थी, पर मैंने कभी थैंक यू नहीं कहा इस चीज़ के लिए। मुझे रियलाइज़ हुआ दैट लाइफ में कुछ भी है अभी, उसके लिए बी ग्रेटफुल। जो नहीं है उसके लिए भी बी ग्रेटफुल, बिकॉज तुम्हारी चाह वो पाने के लिए, उसके लिए भी ग्रेटफुल, क्योंकि वो नहीं है तो तुम्हारी चाह है। अगर वो मिल जाता तो वो चाह ना रहती। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम लिविंग माई ड्रीम, बिकॉज यहाँ तक आना, बॉम्बे तक आना, सपना पूरा करने की चाह में, ये भी एक सपना था। उस चाह को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना, ये भी एक सपना है। जद्दोजहद कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो इन अ वे इज़ अ ड्रीम, बीइंग अ मदर। अ लॉट ऑफ मॉम्स जो अपनी गृहस्थी में इंटेंगल हो जाती हैं, रह जाती हैं, एंड मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ जो नहीं निकल पाती हैं, अपने सपने नहीं पूरे कर पाती हैं, या उनको अपने आप को मौका नहीं दे पाती हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि इस फ्रीडम की क्या वैल्यू है, टू बी एबल टू से दैट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई ड्रीम। वो ड्रीम फुलफिल हुई भी है, नहीं भी हुई है इसलिए बिकॉज मैं यहाँ रह रही हूँ, रोज़ सुबह उठ के एक मौका मिलता है अपना सपना पूरा करने का, और उसकी पूरा करने की चाह भी है, बिकॉज आई वुड लाइक इट टू बी अ फुल टाइम job where I go to work, come back home, and that's the part of my life. So that will be another accomplishment in my dream. जहाँ पे भी हूँ ज़िंदगी में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि ये मौके मिले हैं। बहुत लोगों के पास ये मौके नहीं मिलते या नहीं दे पाते वो अपने आप को, चाहे वो कुछ भी है, whether it's been given to me or whether I fought for it, but the place that I am in, I'm grateful. You are also called as unofficial women empowerment का advocate. So tell us something more about this. How have you been associated with this kind of activity? पहली बात, कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैंने women पावर की एडवोकेट करना है। Maybe some incident. बट इंडियन कल्चर में, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल थी। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जैसे मुझे मौका नहीं मिला बचपन में एक्टिंग ट्राई करने का, या अपने मौका नहीं मिला कि मैं टू गो आउट एंड फुलफिल माई ड्रीम। जब उस टाइम पे फोकस डिफरेंट होता, एंड आई गॉट मैरिड एट अर्ली एज। देयर इज नो रिग्रेट्स। हमारी लाइफ से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर तुम if you could give yourself another opportunity, what would it be? What would it like to be? So जब मेरे पास बेटी हुई थी, when I had a daughter, I asked God for a daughter, not because obviously daughters are precious, but मैं चाहती थी कि if I had another chance to live, मैं कैसी ज़िंदगी जीऊँगी, तो मैं वो उसको देना चाहती थी, अपनी बेटी को, to give her all the access, all the tools, all the freedom, जो किसी भी लड़की के माइंड में हो कि यार मुझे ये मौका नहीं मिला। तो मेरे पास अगर कोई मौका दिया भगवान ने टू रेज अ डॉटर, कि आज तुम्हें ये बेटी दी है, तुम उसे कैसे बड़ा करोगी, तुम्हें एक मौका मिला है खुद से दोबारा एक बार, जैसे छोटी कनिका है, उसको कैसी ज़िंदगी दोगी। मुझे लगा आई हैव टू री लिव अगेन। बट जस्ट लाइक माई डॉटर, आई स्टार्टेड लुकिंग एट वुमेन। अगर वो मेरी उम्र की थी तो मैं अपने आप को उनमें देखती हूँ, अगर वो मुझसे छोटी हैं तो मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, अगर वो मुझसे बड़ी हैं तो मैं अपनी माँ को देखती हूँ। बट एवरी वुमन, आप देखोगे रवि,
कोई भी, और स्पेशली हमारे कल्चर में, मैं इसलिए ज़्यादा बोलती हूँ बिकॉज थोड़ा सा प्रेशर हमारे कल्चर में लड़कियों पे ज़्यादा है. आई थिंक इन जनरली इन जनरल भी है, एक्सेप्ट मेट्रोज को अगर छोड़ दें. हाँ, बट ट्रेडिशनली जैसे हमें बड़ा किया जाता है कि खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, और यू नो दीज आर बिग थिंग्स, कि एक छोटी सी लड़की के कंधे पे सब कुछ डाल देना. लड़कों पे भी बहुत प्रेशर है, डोंट गेट मी. कई इस डायलॉग पे पूरी फिल्में हाँ, बनी हुई है, और ये फिल्म का ही डायलॉग है कि हाँ वही तो कि आपके ऊपर पूरे खानदान की इज्जत टिकी हुई है. एंड देन ऑल्सो लाइक यू हैव टू डू वेल, यू हैव टू मेक श्योर योर इन लॉज आर हैप्पी, यू हैव टू मेक श्योर योर हस्बैंड इज हैप्पी. कल्चरली है हमारे उसमें. तो मैंने वो अपने पे एक्सपीरियंस किया है. इट केम फ्रॉम विद इन. अगर मेरे पास कोई पावर होती, कभी कभी सोचती हूँ, तो मैं हर उस लड़की को कहती कि डू वॉट यू नीड टू डू, जो ज़िंदगी में करना है करो, पीछे मुड़ के मत देखो. लोगों ने तो वैसे भी बातें करनी है. और अपनी ज़िंदगी में अगर तुम सच्चाई से कोई चीज़ पाना चाहते हो, सच्चाई से कोई चीज़ करना चाहते हो, डू इट. बिकॉज एक बार तुमने अपने आप से बोल दिया कि मैंने ये कमिट कर लिया है, देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. इस दुनिया की सारी जो पावर है और जो सारी एक स्ट्रेंथ है वो वुमेनहुड में है. अगर आप कोई भी घर गृहस्थी देखो, जिन घरों में विमेन आर नॉट हैप्पी, वहाँ पे अबंडेंस नहीं आती, वहाँ पे कमी रहती है, बीमारियाँ रहती हैं, पैसों की कमी रहती है, लड़ाइयाँ रहती हैं. जिन घरों में लड़कियाँ खुश हैं, बीवियाँ खुश हैं, बेटियाँ खुश हैं, वहाँ अबंडेंस रहती है, हारमोनी रहती है, देयर इज स्ट्रेंथ. सो वो सारी जो कोर है वो विमेनहुड में है. नॉट सेइंग दैट बिकॉज आई एम अ वुमन, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी सालों की और ऑब्जर्वेशन है कि इफ़ यू वांट टू मेक एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ, कीप वुमेन इन योर लाइफ हैप्पी. मदर, वाइफ, डॉटर, वो उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी खुशी से सब कुछ तुम्हारे लहर ही लहर है. ये मुझे लगता है. अगेन दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द ईयर्स. एंड सो बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ पर्सन इन दिस नैरेटिव जो मैं अपनी ज़िंदगी में देख रही हूँ और कर रही हूँ, मुझे भी लगता है कि अगर मैं अपनी, इफ़ आई कैन give that back to women, I am just playing a small part of my purpose. Wow, looking at your seeing your responses, I think it's very very matured and inspiring. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि काश कि अगर हर बंदा इस धरती पे इतना matured thinking के साथ में हो तो पूरे धरती की क्लेश, लड़ाई झगड़े खत्म ही हो जाए. सीरियसली मेरे पास भी बहुत फ्लॉज है रवि, आपको पता नहीं है. आई एम ऑल्सो वेरी फ्लॉड पर्सन, वर्क इन प्रोग्रेस. दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल अबाउट. अगर फ्लॉ नहीं होंगे तो हम भगवान ना हो जाएंगे. बिल्कुल, तो वो तो है. सी, फ्लॉज आर देयर इन एवरीवन, यू, मी, एवरीवन. बट द थिंग इज कि हम उन फ्लॉज के साथ में कैसे अपने आप को कंपैटिबल करके अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश कर सकते हैं. Nobody can be perfect, but yeah, we can strive towards being a perfect person, even though we know that we will never be a perfect person, come what may. But we can strive towards achieving that. Absolutely. Absolutely. That's what life is, right? Yeah. आपके बच्चों का क्या रिएक्शन होता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें इतनी इंस्पायरिंग मॉम मिली है? डू दे एवर फील अबाउट इट कि दूसरों की मॉम से कभी कुछ कंपैरिजन में कुछ बातचीत आती है? या कभी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं करा. मेरे दोनों बच्चे हमेशा बोलते हैं, नॉक ऑन वुड, सतनाम वाहिगुरु, हमेशा बोलते हैं दैट आवर मॉम इज़ द बेस्ट, यू आर द बेस्ट मॉम. बच्चों की तरफ से बहुत एक ठंडक है लाइफ में, बच्चों की तरफ से. एंड बच्चे बहुत अच्छे दिए हैं मुझे भगवान ने, और दे वैल्यू मी, दे ट्रीट मी वेल, एंड दे से ऑलवेज गुड थिंग्स अबाउट मी. उनसे दूर हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा है. और अभी हुई, मतलब अभी शिफ्ट हुई हूँ रिसेंटली मुंबई में. अच्छा, तो आप शिफ्ट हो गई मुंबई में? अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ फॉर अ लिटिल बिट, एंड आई एम गोइंग टू बी बैक एंड फोर्थ बिकॉज बच्चे वहाँ पे अपने डैडी के साथ हैं, दादकों के साथ, मतलब दादी दादू के साथ हैं. तो पर उनके साथ नेविगेशन कर रही हूँ कि कैसे दोनों साइड्स ठीक रहें और बैलेंस रहें. सो या, दे आर हैप्पी. कभी उनको ऐसा लगता है कि हमारी मॉम तो एक एक्ट्रेस बन गई, अभी हमें भूल जाएगी? या फिर मुझे तो नहीं लगता कि उनको कभी लगता है, पर हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी ओपन है मेरे बच्चों के साथ. सो आई ऑलवेज ट्राई टू इमोशनली प्रोब देम फॉर थिंग्स कि हाउ आर यू फीलिंग इंस्टेड ऑफ हाउ आर यू डूइंग. तो मैं उनसे हमेशा उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है आज कि तुम्हारी मम्मी ऐसे कर रही हैं, या तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है अगर मैं तुम्हें 1-2 महीने के नहीं देख सकती. तो आई ट्राई टू गेट देयर इमोशंस इन्वॉल्व इन देयर आंसर, सो आई नो हाउ देयर, बिकॉज मैंने खुद मेंटल हेल्थ के साथ काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं. सो आई ट्राई कि मेरे बच्चों के साथ आई ट्राई टू स्टे ऑन द सेम पाथ विद देम. टॉकिंग अबाउट योर वेंचर, यू स्टार्टेड इट इन अराउंड 11-12 years ago, you said. Yeah, my business, yes. Your business. So how did you
happened to get into this industry only, jewelry or fashion? Why not something else? What made you choose this industry per se? शुरू से I was interested in fashion. That was my number one thing. I did modeling for a long time. This industry, I believed that there was a lot of potential because Canada का fashion there was a lot behind, and there needed to be something to up their game, to relevant fashion. Okay, because Indian fashion specifically, wedding fashion, Canada में because obviously इंडिया में पहले आएगा इंडियन फैशन, तो वो कनाडा तक ले जाने के लिए कोई सोर्स चाहिए, कोई स्ट्रीम चाहिए. सो आई वांटेड टू बी दैट स्ट्रीम, एंड दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ आई बिल्ट माय बिजनेस अराउंड इट. ओके, सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट कनाडा में इतना फैशन कॉन्शियस लोग नहीं थे उस टाइम पे. फैशन कॉन्शियस लोग थे, बट उनके पास एक्सपोजर और एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. क्योंकि जो ये 12 साल पुरानी बात है, तो जो लोग कनाडा रह रहे हैं, एक तो इंडिया इज हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड, टू इवन गेट एक्सेस टू इंडियन फैशन. अब तो बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज़ मोर ईजियर टू कम टू इंडिया, टू शॉप, एंड देन फिजिकलिटी ऑफ थिंग्स कि अगर तुम्हारे पास चीज़ें हैं, यू कैन ट्राई इट ऑन, सी व्हाट लुक्स गुड. सो टू गिव देम एक्सेसिबिलिटी टू डू एन एग्जीबिशन वेयर women आर कमिंग ट्राइंग ऑन क्लोथ्स एंड सीइंग व्हाट इट लुक्स लाइक इज़ बेटर देन ऑनलाइन. एंड तो इंडियन फैशन की एक्सेसिबिलिटी कनाडा में नहीं थी, बहुत कम थी. थोड़े से स्टोर्स थे, इंडियन स्टोर्स, बट अगेन इट वॉज लिमिटेड. इंडिया इज़ वास्ट, इंडियन डिज़ाइनिंग इज़ ह्यूज. मतलब आज आप देखिए तो एवरी थर्ड पर्सन इज़ अ डिज़ाइनर. करेक्ट. सो कितना पोटेंशियल है उस इंडस्ट्री में. सो आई थॉट दैट पोटेंशियल वॉज वेरी, एंड आई वॉज इंट्रिग्ड बाय द वर्क, एंड आई वॉज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द वर्क टू कैनेडा. सो वो मेरा खुद का भी इंटरेस्ट था उसमें. How was the acceptability of Canadians towards Indian designs and Indian designer? Oh, they loved it. They loved it. उनके लिए easy था कि we were getting everything at the at our hand. So it was easy and seamless for them. I also brought different designers, so they had variety to choose from. I'm also a trained image consultant. So I'm a stylist. तो मेरे को मैंने सीखा हुआ है कि कलर्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, स्टाइल्स के बारे में. सो आई हेल्प माई क्लाइंट्स स्टाइल देम. Okay. This color is going to look nice, this style is going to look nice. I have a very good knowledge about fashion and looks, style, image. So I was a source to my clients to help them look and feel better about themselves. And what was one high point in your business that you can still remember? Oh wow, ऐसा होना चाहिए. The highest point in my business was when I was actually working with the A-listed designers. So the fact that they trusted me to showcase their baby in Canada, like Masaba Gupta and Manish Malhotra, they are world famous people. When they give you their product and trust you with full potential, full commitment, that gave me a lot of confidence in myself that I've earned this and I can show this to the world and I can do a good job of it. I've seen you modeling your own jewelry quite a lot in many websites and here and there. So what is it that you don't have the budgets for a model? or you prefer कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा कोई कैरी नहीं कर सकता, मुझसे बेटर कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है. The only reason I like to model because it adds brand value. People can put a face to the name. Adore by Kanika. Who's Kanika? So when I model myself, there is a face. This is Kanika. So I think relatability clients की ज़्यादा होती है when they see me. And if I'm not going to wear my product, then who will? So I try to be that, that pool, that person mediating between the vendors and the clients, that this is how you wear it, this is how you style it, and this is how it looks. So, and model होने का फ़ायदा भी है क्योंकि मैंने modeling करी है, तो कैमरे से कोई shyness नहीं है, कैमरे का कोई threat नहीं है. So it's just second nature. So कभी किसी इन ही लोगों में से किसी ने कभी आपको ऐसा कमेंट नहीं दिया कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता? दिया है. What was that experience? Can you elaborate, please? I get this a lot. A lot of people think that I'm younger, and it's very flattering because who doesn't want to look younger? I mean, everybody wants to look younger. चाहे वो बोलें कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी young लगना चाहते हैं. I think it's a advantage. You can get away with a lot of things. And I get this a lot, and I think it's a gift again. It's God gifted. I do try to take care of myself जितनी हो सकती है. Like I said, पानी पीना, alcohol or drugs or substance or smoking से दूर रहना, nutritious खाना खाना, because food is fuel. So पेट भरने के लिए नहीं, बॉडी को फ्यूल देने के लिए खाना खाना चाहिए. Because पेट तो ब्रेड से भी भर जाता है और चावल से भी भर जाता है. But fuel is when you eat nutrients.
fuel is when your body is craving for nutrition, and wo dena is more important. I think that is not a God gift. I think that is Kanika gift, right? But to want to be able to fuel myself is a God gift. So जो अपने आप को फिट रखने की चाह तो भगवान ने दी है, ये मैं कहूँगी. डू यू थिंक आप आज से कुछ 15-20 साल पहले भी यही कनिका थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कनिका 20 years ago and today? What basic change do you see in yourself? अगर एक सेंटेंस में बताऊँ तो 20 साल पुरानी कनिका gave a lot of weight to what people used to say and उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीती थी. और अब जो कनिका है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, वो अपनी ज़िंदगी अपने नॉर्म्स पे अपने टर्म्स पे जीती है. एंड दैट आई एम नॉट सेइंग विद एटीट्यूड और ईगो, आई एम वेरी ह्यूमिलिटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि वो सर्व नहीं करा मुझे. जो 20 साल की कनिका थी, 20 साल पुरानी कनिका थी, वो इतना कुछ ले लिया था दुनिया से कि लड़कियों को ऐसे जीना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और वो मैंने करा. और वो करते 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 आई गेट suppressing my own power. When I got in tuned with myself and figured कि सारे जो यूनिवर्स के आंसर्स हैं वो तो मेरे अंदर ही हैं, और जो भी मुझे ज़िंदगी में पाना है, मेरी पर्पस है, जो मुझे खुशी देती है, जॉय देती है, वो यहाँ से आ रही है. अंदर से मुझे मालूम है मुझे क्या करना है and what is gonna make me happy. So according to the world, this should make you happy. How can the world know what should make me happy? Only I know. So I literally took the opinions, judgments, everything of the world and put it on the side, put it in a box, and I lent a deaf ear to that. Absolutely. And just focus on my own journey. सुनो सबकी करो मन की. सुनो भी क्यों? करो I मन sound like a rebel now. I should say this. No, मतलब that- करो अपनी. दैट्स एक्चुअली क्वाइट लॉजिकल कि अगर जब करनी है अपने मन की तो सुनो भी क्यों. बात सुनो भी तो क्यों? सही. और सुनने में भी काफ़ी तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि किसी का ओपिनियन अगर तुमने नहीं लेना तो उसको भी क्यों वैलिडेशन दो कि तुम्हारी ओपिनियन मैटर करती है. क्वाइट लॉजिकल एक्चुअली. तो आपको जब सुनना ही नहीं तो उसकी भी एनर्जी वेस्ट करवा रहे हो, टाइम वेस्ट करवा रहे हो, अपना भी टाइम. बिल्कुल. मुझे मालूम है कि मुझे अगर कभी लाइफ में इफ़ आई गेट इनटू अ स्टेज वेयर आई नीड गाइडेंस और ओपिनियन, मुझे मालूम है मैं किसके पास जाऊंगी. I have my sisters, I have my people who I go to for guidance, and that's different because you are asking for their guidance, and I have my spiritual masters. You can't have too many chefs in a kitchen where you are taking in opinions of everyone, because that deviates you from your own path. What if you had a power, special power to be invisible for a day? How would you, where would you use that power, and how and why? I would just try to use that power, go in places and see where women are being affected and women are being, I mean, I sound like a social worker, I'm not, but agar मेरा power hoti where women are being abused in their domestic world, and I would try and gather that information and I would try and report all those incidents to the authorities. Wow. जहाँ पे उनके पास access नहीं है, या वो डरी हुई हैं, या वो उस vicious circle में है, I would be there, see that and document it and show it to the authorities. I'm impressed. That is kind of a Miss Universe kind of answer. That's why I feel like I sound like a social worker, but it's actually true. अगर कोई नहीं देख सकता इतनी लंबी चौड़ी लड़की को, then why not use that to my advantage? Having said that, अगर आपके पास कल को कोई लेडी कस्टमर आते हैं, she says कि I can't afford your jewelry, give me at 50% discount. How and what will be your reaction? The purpose of a business is to make money. I will honor her request and give her a discount. I wouldn't say कि नहीं, ये तो डिस्काउंट की तो बात ही मत करो, मैं डिस्काउंट दूंगी पर जो अकोमोडेट कर सकती हूँ. अगर 10% तो 10% कर सकूँगी, अगर 15 तो 15, बट जो in the parameters of my business, because business is, you have to make money through your business, you know, but उसकी भी request accommodate करूँगी because obviously I want to make sure that she comes back and she doesn't feel unheard. Of course, that's a very sensible answer for a very stupid सा question. I just asked you in a light-hearted vein. अच्छा, पर मैंने आपको वही आंसर दिया जो मैं करूँगी. What is one major difference that you've seen in the preferences of women of, let's say, Canada or UK versus the Indian women, typical Indian women? In fashion, In fashion, yeah. Fashion or maybe or jewelry. the biggest difference between fashion preferences of women in India and women in Canada or abroad is the lifestyle. Because Canada में
women, the weather, and accommodability of not having a driver or a help. So अगर आप फैशन में let's say you're wearing a big लहंगा or a big साड़ी, तुम्हें ड्राइव करके खुद जाना है कहीं पे भी, and there's snow, so obviously you'll put that factors into consideration कि ड्राइव खुद करनी है, बाहर स्नो है, स्नो शूज पहनने हैं. So weather is a big thing in Canada. So women dress according to that. So it's a little bit effortless, it's a little bit easy, a little bit Comfort. less nonchalant. India though, women don't have to worry about that. I mean, we have help, we have access to helpers and drivers, so we can spend 3 hours before the event getting ready. Lifestyle में इतना फ़र्क है कि उनकी fashion preferences में भी फ़र्क है. यहाँ जो कनाडा की women हैं, they will pick something that's a stitched साड़ी. Okay. They'll hook the button, they'll put the palla on, out the door. Okay. In India, you can have 2 people putting the sari on you, doing the pleats, putting the pin. वहाँ पे हमारे पास ये privilege नहीं है. So the easier and less hassle outfit it is, the better it is. So that works. And then big embroideries, big heavy fluffy outfits do not work because of the weather. It's cold, it's snowing. It's so cold, you have to put on another jacket when you go out and take it off. So fashion में हमें देखना पड़ता है कि ये चलेगा भी या नहीं, हम ये पहन भी सकते हैं कि नहीं, इतनी ठंड में कैसे पहनेंगे ये. Speaking about jewelry, Jewelry as well, we can't do big chunky jewelry in Canada because वही है कि उसमें it comes in the way. Like I'm wearing this ring, I can't wear this ring in Canada because मुझे dishes करनी है. We do our own dishes, we do our own mop, clean up everything. तो उसमें ये ring ख़राब हो सकती है. So इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में you can wear jewelry 24/7 because you're not hands on doing things. So fashion preferences में काफ़ी फ़र्क आ जाता है. and for wedding and special occasions, is there any difference? I feel like the wedding industry here you can get away with a lot because of the labor. Labor is cheap and labor is accessible. वहाँ पे let's say we built a house and we did a party in our backyard. So from putting the tent on to putting the tables on, we were helping because staff limited होता है. Chairs लगाने तक हम खुद काम कर रहे थे. यहाँ पे staff accessibility इतनी है, labor की easily मिल जाती है. Things get done in a jiffy. So that is huge. Like decoration, food, everything is limited to staff because we don't have extra hands. We have to do things on our own. यहाँ पे, I mean, look at the population of India. Look at how accessible. यहाँ पे, one person comes to clean your house, one person comes to cook, one person comes, and वहाँ पे everything you're doing yourself. So that makes a big difference. Speaking about cultural differences, how do you recognize that this is a good jewelry design or this is a bad jewelry design? और at times आपके पास में कई लोग आते भी होंगे jewelry लेकर अपनी, तो how do you recognize fake versus a very good design or a good jewelry? The one good thing that I've had the privilege of, Ravi, is finding my own designers. So जब मैंने business शुरू किया था, I was very focused on jewelry more than clothing. I did my research कि कौन से ज्वेलरी डिज़ाइनर्स इंडिया में जिनका काम के साथ मैं एसोसिएट होना चाहती हूँ, जिनका काम अच्छा है, जिनके काम में मुझे प्राइड मिले कि मैं कनाडा तक लेके जा रही हूँ उनका काम. Okay. आई एम बैकिंग इट अप, लाइक यू हैव टू शॉप दिस डिज़ाइनर बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट इन इंडिया. सो मैंने वो काफ़ी रिसर्च करी, R&D करी, अपने इंडिया में आके लोगों से मिली, एंड देन आई डिसाइडेड टू वर्क विद राब्ता बाय राहुल because Rahul's work is impeccable and he does it with so much conviction and passion and love for his work, and art is infinite. तो जब मैं उनसे मिली, मैंने देखा कि यार वो अपनी कितनी हार्ड ब्लड एंड सोल डाल रहे हैं काम में और काम भी निखर के आ रहा है. Why not take this and show it to people in Canada? And so all my vendors have been handpicked, have been chosen by me, adored by me. So I take pride कि कोई भी मुझे बोले कि यार आप इस डिज़ाइनर के साथ काम करो, इनका काम ऐसा नहीं है, तो वहाँ से पहले मैं आई विल बी बैकिंग देम अप दैट यू कैन नॉट से दिस इज़ क्वालिटी, दिस इज़ द बैकग्राउंड, दिस इज़ द credibility, and that's why I take so much pride in representing their work. Has it ever happened to you that fake jewelry have come across and you have identified, अरे ये तो गलत है? मैंने जब बहुत पहले शुरू किया था, before I started working with designers and I was working with manufacturers in India, so काफ़ी चीज़ों में क्वालिटी कम थी, चीज़ें टूट जाती थी, ज्वेलरी टूट जाती थी एंड टार्निश हो जाती थी. सो आई स्टार्टेड लुकिंग एट लाइक यार इंडिया से यहाँ आ रही है, कनाडा आ रही है, और ज्वेलरी के लिए लोग
you know, this is what people are wearing. If there is a defect, उनकी स्किन पर ख़राब हो सकती है. अगर उनकी ज्वेलरी पहनी हुई एक इवेंट पे टूट जाती है, मेरा नाम ख़राब होगा. So I have to do my due diligence and finding people जहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो. Then I pivoted my way and started working with designers only. So, tell us something about those three things that you believe that make you what you are today, or your business that you are today. Three pillars that you feel. 3 pillars that make me what I am today. They could be abstract or a tangible thing, whatever. I feel like 3 things that make me today, and you can apply that to my business or apply that to any way. I think the number one thing that I would say defines me or make me is my faith. I am very connected with my God. I feel that जहाँ पे वो faith और certainty आ जाती है, it's unquestionable, undoubtable. There is no messing with it. Faith है, हमेशा रहेगा. That describes me as a person and as a businesswoman or as a dreamer, that we have faith in something that amazing is going to happen in the future, and we keep going. If we didn't have it, then we would start doubting it. We would start having limiting beliefs. यार मैं तो अब 40 साल की हूँ, पता नहीं एक्टिंग कर पाऊँगी या मेरे लिए काम भी होगा, या वहाँ जहाँ ध्यान चला गया तो faith है, होगा. कैसे होगा, कब होगा, leave it to God. So number 1 is faith. Number 2 is intention. Niyat of doing something, niyat of being something is on you. वो उसमें भगवान का और outside का कुछ नहीं है, वो तुम्हारे, that's on you. They say that your character is measured by the things you do when no one's watching. तुम्हारी नीयत कैसी है तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए, वो तुम ही डिसाइड कर सकते हो, एंड तुम ही उस पर काम कर सकते हो. So you have to come up with an absolute authentic, truthful self when it comes to things that you want. अगर मुझे अपना काम सेट करना है, मुझे खुशी चाहिए, मुझे जॉय चाहिए, एडवेंचर चाहिए, तुम्हारी नीयत में it can be 50-50, it can be 80-20, it has to be 100%. I'm going with complete truth. अच्छी नीयत से वो काम करो. I think that would be the second. Third thing that I would say makes me or defines me is my healing journey. अब हमने mental health की बात की थी, जो मेरे रास्ते में एक स्टॉर्म की तरह आ गई. मुझे पता नहीं था मुझे हिट करेगी, एंड इट हिट मी लाइक एवरीथिंग एल्स वाज शट. बाकी की दुनिया फ्रीज हो गई थी, एंड आई वाज डीलिंग विद ये सब थेरेपी एंड दिस एंड दैट. आई एम ऑन अ हीलिंग जर्नी जहाँ पे मुझे लगता है कि ऑल माई decisions or all my factors or all the things that are happening in my life are because I am on a healing path. मैंने अपने आप को उस वहाँ पे उन जगहों पे डाला है, जैसे मैं नेचर वॉक्स पे जाती हूँ और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनती हूँ, पाठ करती हूँ. सो आई एम पुटिंग मोर एनर्जी इन माई इंट्यूशन एंड माई हीलिंग वर्सेस एनीथिंग एल्स. मुझे मालूम है कि जितना मैं अपने इंस्टिंक्ट्स से बात करूँगी उतने वो स्ट्रॉन्ग होंगे. अगर मैं उनको सप्रेस करूँगी तो वो एनर्जी गोज वेयर यू पुट एनर्जी, लाइक इट फ्लोज वेयर यू पुट योर एनर्जी ऑन. सो आई एम पुटिंग माई एनर्जी ऑन माई हीलिंग, ऑन माई इंस्टिंक्ट्स, ऑन माई natural evolution versus दुनिया क्या कहती है या क्या करना चाहिए. So those are the 3 things that I would say would make me, is like my faith, my intention and my healing. Healing journey is also not linear. It's not like तुम सीधा जा रहे हो. It's like some days I'm knocked down and I'm like, oh God. And some days I feel charged and I'm like, I'm ready to conquer the world. So that's what makes me humble and grounded. कि it's a journey. Highs and lows दोनों हैं. Pain and joy दोनों हैं. दोनों के साथ काम करना है, दोनों के साथ दोस्ती करनी है. पेन के साथ तो ज़्यादा, बिकॉज जॉय में तो तुम्हारे आसपास लोग होते हैं, पेन में तुम अकेले होते हो. Well said, very well said. So those 3 things in brief. I didn't expect this kind of an answer to this question. Very good. Thank you so much. Another thing is that आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? मतलब आज से 5 साल बाद होपफुली I would be in a place of peace and harmony. जो काम चल रहा है और जो mental health में सारे blockages sometimes आते हैं वो चले जाएंगे, and I would be in a place of stability, peace and harmony, and I would be successful in my acting career. I would think, I would hope so, and I would be giving back to my community in some way or the other. जो भी काम कर रही होंगी, जहाँ पे भी होंगी, चाहे कनाडा में हो चाहे इंडिया में, मुझे मालूम है कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ हमेशा plugged in होंगी. I would never be working on my own lane. I would be plugged in with the bigger community, whether it's women, whether it's, whether it's our cultural community,
whether it's Indian diaspora, I would be connected to some kind of community where my adventures and my initiatives are also directed towards them. Is there any second film project that you are working on? Not yet, but fingers crossed कि जल्दी से करूँ, साइन करूँ कुछ, but अभी तो कुछ नहीं, अभी it's just working on myself and hopefully something soon will come up. आपने कभी अपनी लाइफ में सक्सेस के नाम पे कोई ऐसी फनी चीज़ की है विच यू फील आपको याद करके हंसी आती हो या रिग्रेट होता हो हल्का सा कि यार ये मैंने क्या कर दिया? सक्सेस के नाम पे मतलब मैं आपको वैसे एक इंसिडेंट बता देती हूँ जो बिकॉज आई एम एन इंडियन वुमेन और हमारे तो नेचर में हमें साड़ी बांधना बहुत अच्छे से आता है और मैं तो बचपन से बिकॉज आई वॉज इन फैशन मैं अपने घर की सब लड़कियों की मॉम की सबकी साड़ीज़ मैं बांधती थी बिकॉज इट्स लाइक आई कैन डू इट एट द बैक ऑफ माई हैंड आंखें बंद करके भी within 3 minutes. If there was a world record, I would probably win. Oh. Like that good I am. So जब मैंने मॉडलिंग करती थी एंड वैंकूवर फैशन वीक वैंकूवर का फैशन वीक जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था वहाँ पे आई वॉज अ शो स्टॉपर एंड द डिज़ाइनर वॉज Canadian designer who had a sari. She was just doing it as you know to be different and she said, oh, you're gonna wear a sari and I was like, oh great, you know हमारे शोज ऐसे थे बैक टू बैक कि बहुत टाइम नहीं होता था साड़ी को बांधना ये वो तो मैंने कहा ये मुझे दे दो आप अपना बाकी काम करो ये मैं हो जाएगा कंसिडर इट डन मैं तो प्रो हूँ तो उसने कहा ठीक है और उस टाइम पे मैं शो स्टॉपर थी एंड मैंने साड़ी पहन के लास्ट में जाना था तो मेरी वॉक आराम से लंबी होनी थी एंड द रनवे वॉज क्वाइट लॉन्ग एंड दे वर ऑल गोरे इन द ऑडियंस तो साड़ी मैंने बांधी पिन विन क्या चाहिए मैंने पल्ला ऐसे लिया और चलो ये तो बाएं हाथ का खेल है Confidence. हाँ ओवर कॉन्फिडेंस दिस वॉज द रनवे एंड आई हैड टू कम आउट एंड यहाँ तक वॉक करनी थी वो रनवे के एंड पे हमेशा पोज करके वापस आके यूजुअल जो होता है सो मैंने साड़ी ली और मैं ऐसे आई एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग पल्ला नीचे But there was blouse, right? देयर वाज ब्लाउज थैंक गॉड बट ब्लाउज भी वो था क्या ही ब्लाउज था वो बड़ा प्रोवोकेटिव टाइप का ब्लाउज था Okay. तो इन दैट मोमेंट मुझे अपनी ओवर कॉन्फिडेंस समझ आ गया कि मैंने एक इतना सा टाइनी सा पिन लगा लेती तो क्या होता सो मैंने पल्ला लिया चलो कोई नहीं मैंने पल्ला दोबारा लिया जब तक एंड में आई यूं किया पल्ला फिर गिर गया तो मैंने कहा बार बार पल्ले के साथ नहीं खेलना इसको रहने दो ऐसे ही सो आई डिड माई होल वॉक एंड केम बैक एंड डिजाइनर वाज लाइक व्हाट हैपेंड आई वाज लाइक डोंट वरी इट्स अ स्टाइल इट्स सपोज्ड टू फॉल शी इज लाइक व्हाई आई एम लाइक इस पर तो गाने बने हैं हमारी हिंदी मूवीज में मुझे अपने बारे में पता चल गया कि आगे से ये गलती नहीं करनी वो डिजाइनर ना दिख रही हो वो देख भी रही होगी बट आई डिड इट विद ग्रेस बट वो साड़ी का पल्लू ने कहा आज तो नहीं टिकना चाहे जो मर्जी हो जाए बट थैंक गॉड मेरी प्लीट्स नहीं खुली बट दैट वाज प्रीटी फनी इन द नेम ऑफ सक्सेस Any other? नोबडी विल हायर मी एज अ स्टाइलिस्ट नाउ देयर लाइक इससे साड़ी नहीं बनवानी In the future, if you have to make a choice between a film or your business, what would you pick and why? Working in films and being an actor has been my dream. I mean, not that I don't consider my business as close to me, but कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो अगर एक चीज़ को खोना ही पड़ेगा तो I would rather pick the film because I know that one film will open many doors. Business, I can always do it, but अगर फिल्म की अपॉर्चुनिटी आती है मुझे मालूम है कि कितने स्ट्रगल के बाद आती है so I would take that. That's great. I think ये इसी को पैशन बोलते हैं. और कहते हैं ना when you pick something that you love and you call it work, you never have to work a day in your life. Correct. I mean, काम तो overrated है. ठीक है काम करना है, but you know, you also have to live. You also have to laugh. You also have to be kind to yourself. Do things that will make your legacy. You know, and those are the things that make your legacy. I mean, nobody thinks intentionally कि मैंने legacy बनानी है. लोग तो वही करते हैं जो उनका दिल कहता है. Legacies बन जाती हैं. True. Right? दिल की सुनोगी. बहुत अच्छा. आपने कहा भी कि एक फिल्म मिल जाती है तो वहाँ से हजारों फिल्मों का रास्ता खुल जाता है तो आपने एक फिल्म तो कर ली. तो होपफुली अभी आपके रास्ते खुल रहे हैं, खुल चुके होंगे काफ़ी कुछ. Thank you. यू नेवर नो, ये पॉडकास्ट के बाद ही आपको और ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे. थैंक यू सो मच रवि. आपने इतनी इंकरेजमेंट दी है और इतना प्यार दिया है और इतना रिस्पेक्ट दिया है. मुझे लगता है कि दैट इज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट वी थ्राइव ऑन एंड एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंसेस मैटर. डोर्स खुलने होते हैं, खुलते हैं, यू नो, एंड चीज़ें बहाना बनती हैं, खुलते ही हैं. बट what you take back home from an experience is what you have given me. So I've had an incredible experience talking to you and मज़ा भी आया,
खुद के बारे में भी जाना. There were things that, you know, conversation sometimes just elevate to something else, and that's how I felt. And hopefully आपको भी ऐसा लगा होगा. आपकी बातों से काफ़ी हमें ऐसा अंदाज़ा होता है कि यू आर मैच्योर्ड, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी. आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद आप काफ़ियों के लिए इंस्पिरेशनल सोर्स भी बनेंगी. बट हैविंग सेड दैट, एक स्पिरिचुअल साइड भी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं. कैन यू टेल अस मोर अबाउट दैट? हाउ डिड यू कम अक्रॉस दैट स्पिरिचुअल साइड? किस तरह से आपने क्या किया? कई बार आपने कहा कि आप पाठ भी करती हैं. वो आदत आपको किसने डाली? कैसे क्या हुआ? टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस. रवि, मेरी मॉम बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत कनेक्टेड थी, एंड शी वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग मेडिटेशन, गोइंग टू गुरुद्वारा एंड जस्ट फोकसिंग हर एनर्जी ऑन गॉड. मैं बचपन में उनको देखती थी. अब समटाइम्स यू नॉट इंटेंशनली लुकिंग एट योर पेरेंट्स एंड बी लाइक मैंने ऐसा करना है, बट वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में रहती है बात. माई मॉम वुड ऑलवेज टेल मी दैट यू नो यू हैव अ स्पिरिचुअल साइड टू यू एंड इट विल डिवेलप इन टाइम, एंड आई वुड ऑलवेज ब्रश इट एंड आई एम लाइक मॉम, you know, it's fine. So what was the base behind saying that to you? She noticed that I was a deep person. I think she noticed that I didn't live on a surface level. Not saying, I'm not bragging it, but she noticed that I had a deeper understanding of life. Because she would often sit with me and ask me about life, ask me about journeys, souls, and I would talk to her. I would have a conversation with her like a kid. It had relevance in life. So जब मम्मी चली गई तो सबसे बड़ी बात जो हुई वो था जिस दिन मेरी मॉम पैस अवे हुई, उस दिन रात को मेरी मॉम पैस अवे हुई थी अपनी नींद में. शी वेंट इन हर स्लीप. शी हैड अ कार्डियक अरेस्ट एंड शी passed away in her sleep in the morning, and I was in the other room. In the morning she was checked up and that's how she passed. But because मुझे वो क्लोजर नहीं मिला, मैं जब सुबह मम्मी को देखा तो मुझे लगा कि यार मम्मी सो रही थी एंड शी passed away. तो कन्फ्यूजन सी थी मन में. कल रात को मिली थी, बैठ के खाना खाया, आज चली गई, मतलब ये कैसे हो गया? सो देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसेड कन्फ्यूजन. उस रात को मुझे नींद नहीं आई. अगले दिन जब मैं सोई, फर्स्ट टाइम आई स्लेप्ट आफ्टर माई मॉम passed, मम्मी सपने में आई. मम्मी ने मुझे सपने में बताया दैट हाउ डिड शी pass away. सो शी केम एंड शी सेड लुक, आई वाज स्लीपिंग, और मैं नींद में थी और मैं उठी एंड आई हैड अ वेरी अनईजी फीलिंग in my arm, in my chest. और मैंने अपने आप को कहा कि अब तेरा टाइम आ गया, तो अपने गुरु को याद कर and you have to go. एंड मैंने अपने गुरु को याद किया और मेरे गुरु मुझे लेने आए. सो ये सपने में जब मेरे साथ हुआ, दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन मॉम एंड मी, एंड देन शी टोल्ड मी कि मेरे सपने में ऐसे ऐसे हुआ. दैट वॉज माई फर्स्ट साइन कि सपने एंड ड्रीम्स डोंट जस्ट आर रैंडम. That was my first sign that I started paying attention to my dreams. उस दिन के बाद कोई भी सपना मैंने कैजुअली नहीं लिया, क्योंकि क्या मम्मी ने आके मुझे क्लोजर दिया और मम्मी ने आके बताया, तो इसका मतलब कोई कनेक्शन है तुम्हारे सपनों का, स्पिरिट वर्ल्ड का. स्पिरिचुअलिटी इज़ अ साइंस, इट्स नॉट जस्ट तुम्हारा फेथ, इट हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट. तुम्हारी बॉडी के सबकॉन्शियस में अगर तुम्हारी मम्मी आई हैं, सपने में आई हैं, तुम्हें याद है, तो इसका मतलब कोई कनेक्शन है. तो मैं उसमें ड्वेल किया, उसमें मैंने उसको ऐसे नहीं कि हाँ मम्मी सपने में आई, ख़त्म. क्यों सपने आते हैं, मैंने रीड करना शुरू करा. सपनों में क्या आता है, क्यों आते हैं, अगर सपने में ये आया तो क्या मतलब है, अगर सपने में वो आया तो क्या मतलब है. कोई भी सपना मुझे अब आता है, मैं उसके पे रीड करती हूँ. व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल मी. अगर सपने का कोई साइन था, वो साइन क्या डायरेक्ट कर रहा है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करती हूँ. अब एक छोटी सी बात है, आप शायद इसको हंस देंगे या फिर आप people may find it ignorant or whatever. Everybody is entitled to their opinions. कल रात को, जैसे अब I'm prompted to say this on the podcast, कल रात को मैं सोई around 11 o'clock. 1:30 बजे मेरी आँख खुली और मैं आँख खुली, कोई बिल्ली रो रही थी. एंड बाहर, मतलब मेरी बालकनी के बाहर, और बिल्ली ऐसे नहीं रो रही थी कि रो रही थी, बिल्ली वॉज हाउलिंग एंड क्राइंग एज इफ इट वॉज डाइंग. तो 1:30 बजे मैं उठी और बिल्ली रोती रही एंड आई वॉज लाइक, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो बालकनी खोलूँ और देखूँ, बट वो बिल्ली रोती रही. थोड़ी सी अनईजी फीलिंग हुई मुझे, एंड मैंने कहा यार ये बिल्ली रो रही है, इसका कोई मतलब है. बिकॉज कैट वो बड़ी भयंकर तरीके से रो रही थी. मेरी नींद खुल गई, तो मैं तो पक्की सोती हूँ बहुत, तो मैंने कहा यार ये कैट. फिर मैं आधा घंटे तक मैं अनईजी थी रवि, आई एम नॉट गोना लाई, क्योंकि मैं कहा यार ये कैट उठ गई हूँ, रो रही है. मैंने अपना गूगल निकाला, what does it mean when a cat is crying and you are, what does it mean in the spiritual world. So उसमें उसका मतलब था कि अगर तुमने बिल्ली की आवाज़ सुनी है रोते हुए,
that means your spirit guides are telling you to pay attention. There might be a threat or there might be something that needs your attention and walk with caution. क्योंकि मुझे पता था कि अगर भगवान ने मेरे को उस तरफ साइन देना है तो मैंने पढ़ा, मुझे साइन मिला, मैंने कहा ओके अब कहाँ पे कॉशन अप्लाई करनी है लाइफ में, वो देखा, ध्यान दिया. एक तो तुम व्हेन यू आर ऑन दिस पैथ हर चीज़ को तुम डेप्थ में लेते हो, कोई भी चीज़ ब्रश नहीं कर सकते. मैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स डेप्थ एंड आई बिलीव इट. मतलब ये नहीं है कि वो एक वो है वहम है, वो सच है. या तो वो बिल्ली के रोने से मैं उठती ना, अगर मैं उठी हूँ और बिल्ली ने इतनी ज़ोर की रोई है कि मेरे को उठा दिया नींद से, तो उसका कोई कनेक्शन है. तो मैंने पढ़ने के बाद मैंने अप्लाई करा कि अच्छा ज़िंदगी में अब मुझे साइंस क्या मिल रहे हैं, कहाँ पे थ्रेट आ सकता है, कहाँ पे मुझे वॉक इन कॉशन करनी है. सो वो कॉन्वर्सेशन मेरी यूनिवर्स के साथ चलती रहती है. आई हैव हैड दीज इंसिडेंट्स विद अदर एनिमल्स ऑल्सो, some good, some bad. Like Billy, the cat was crying was, it's like I got a warning sign basically. मुझे रेड लाइट मिली है तो मुझे रेड लाइट के अनुसार वॉक करनी है. This is just an example of universe trying to tell you. Universe can talk to you in like these incidents, in numbers, synchronities, like 1111 आप देखते हो. 1111 is you are on the right path, abundance is coming to you and you have to stick to your path. मैंने फोन देखा तो टाइम था 1111. वो टाइम 1111 सुबह का भी 1111 दिखता है, रात का भी 1111 दिखता है. अचानक ही हाँ ध्यान जाता है. या फिर 4444, 3333 अगर ये नंबर्स दिख रहे हैं दैट इज यूनिवर्स टेलिंग यू समथिंग. कई लोगों का नंबर 4 है, 8 है, 3 है, बट सिंक्रोनाइजेशन में 3 3 3 4 4 4, इसका मतलब देर इज समथिंग. और अगर आप न्यूमरोलॉजी में पढ़ो हर नंबर का मीनिंग है. 1111 का मीनिंग है, 3333 का मीनिंग है, 1111 और मुझे दिखता है, बार बार दिखता है. और अब तो मैं इतना ही इसमें इंट्यून्ड हूँ कि मैं अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैं बात करती हूँ कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो क्लियर, आज रात को 1111 से पहले मिल जाना चाहिए आंसर, और मुझे मिलता है. अब वो आंसर मैं लाइक करूं या ना करूं पर मिल जाता है आंसर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गॉड इज आवर पेरेंट. हम देखा जाए तो वो हमें ही इज लुकिंग आफ्टर अस, सो वी कैन आस्क व्हाटएवर एंड वी विल बी गिवन. टीचर्स अपीयर व्हेन स्टूडेंट्स आर रेडी. स्पिरिट गाइड्स भी तभी आते हैं जब तुम रेडी होते हो. इसका भी साइन है कि आपकी लाइफ में वो आया, वॉइड बना, गॉड मेड अ वे टू शो यू. मैं तो बहुत कनेक्टेड हूँ इस बात से, और मैं अक्सर, मैंने ये पॉडकास्ट पे नहीं बोला, ये इसका कोई रीज़न भी नहीं है बोलने का, बट आई एम ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स. सो मेरे को सिवियर डिप्रेशन हो गया था आफ्टर मम्मी एंड पापा. एंड वो कहाँ से आया डिप्रेशन, क्यों रोती रहती थी, इट वॉज मोर टू डू विद माई ओन हीलिंग देन माँ बाप. चलो जिसका टाइम है वो उन्होंने जाना ही है. सो वो जर्नी टू फाइट माई ओन डिप्रेशन, टू फाइट एंड बी ओके, कि उसमें केव इन नहीं करना, डिप्रेशन में रहना है, तो उसके लिए तुम्हें आंसर्स जो चाहिए होते हैं वो एक ही जगह से मिलते हैं. इंसानों के पास भी नहीं आंसर, यू नो, तुम किसके पास जाओगे. देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर यू कैन रेस्ट एंड दैट्स गॉड. दैट्स व्हाई आई वाज मेंशनिंग मेंटल हेल्थ. एंड तो वो ज़िंदगी में अप्लाई कहाँ कर रहा है, आपको वो पोर्टल अगर अपने खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ अप्लाई कर रहा है. 1111 देखना मतलब कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, यू आर ऑन द राइट पैथ, यू आर वॉकिंग इन द राइट वे. आउल को देखना इज लाइक यूनिवर्स, योर गाइड, स्पिरिट गाइड्स आर लुकिंग आफ्टर यू. सो ऐसे हर चीज़ का मतलब है, यू नो. और तुम अगर अपनी ध्यान खोलते हो और अपना जहन खोलते हो इन चीज़ों के लिए, तो वो साइंस और लाउडर होते हैं और तुम्हारे एक अपना कॉन्वर्सेशन चलती है यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, जिसमें ह्यूमंस नहीं है, तुम और यू एंड योर, एंड दैट इज़ नेविगेटिंग यू टू द पैथ. सो आई हैव ओपनड दैट डोर एंड आई आस्क फॉर गॉड फॉर साइंस. अब मुझे कोई डिसीजन बनाना होता है, जैसे मैंने कहा मैं नेचर में जाती हूँ, साइंस मांगती हूँ. अगर मैं ये करूँ तो मुझे साइन दीजिए, ये सही होगा तो साइन दीजिए, अगर ये गलत होगा तो साइन दीजिए, और मैं आपका साइन देख के अपना डिसीजन बनाऊँगी. और वो साइंस क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मिलते हैं. कभी ऐसा हुआ है कि आपके वो साइंस ने वाकई में आपको हेल्प की हो, और आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि रियल हुए हो? हमेशा. मैं अकेली रहती हूँ बॉम्बे में. सो बहुत लोग पूछते हैं कि डर नहीं लगता अकेले रहते हो या कुछ. मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास एक मेरी स्पिरिचुअल फैमिली मेरे साथ है. आई एम ऑलवेज गार्डेड एंड गाइडेड. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई साइन मिला और वो गलत था. आई ऑलवेज गेट द साइंस, आई ऑलवेज ट्राई टू पिक अप ऑन इट एंड अप्लाई इट, एंड इट ऑलवेज हेल्प्स मी. कैन यू गिव अस सम एग्जांपल? मेरे सपने में मेरे पापा आए आज से 4 महीने पहले, और 4 months अगो पापा सपने में आए, और सपने में एक क्रूज शिप थी जिसमें पापा आए और पापा ने मुझे गले लगाया. मैं बहुत क्लोज थी अपने डैड के साथ. पीपल आर लुकिंग इन द क्रूज शिप की, ओ शी इज़ हगिंग
somebody but वो दिख नहीं रहा हमें कौन है. So basically my dad is a metaphor for a spirit. He comes and hugs me. I felt very good in the dream. Then he hugs me and then he leaves. एंड मेरे वहाँ पे एक फोटोग्राफर था, तो मैंने फोटोग्राफर को नो कॉन्वर्सेशन वहाँ पे एक फोटोग्राफर था, मैंने फोटोग्राफर को बोला आपने पिक्चर्स नहीं मेरे डैड की दिखाइए, तो उसमें मेरे डैड थे. सो लाइक सी आई मीन इट वाज ट्रू, माय डैड केम एंड हग्ड मी. वो बहुत स्पेशल ड्रीम थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे लगा पापा से मिली हूँ. सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी एंड आई वाज सिटिंग इन माई लिविंग रूम एंड आई वाज टेलिंग दिस ड्रीम टू माई फैमिली कि अच्छा ऐसे पापा आए थे, ये वो सब बैठे थे. एंड एट दैट टाइम आई वाज टेलिंग माई हस्बैंड, माई सन एंड माई डॉटर वाज आउटसाइड ऑन द बैकयार्ड. वो बैकयार्ड से भाग कर आई जब मैं बता रही थी, कहती मॉम बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, देयर इज एन आउल ऑन द बैकयार्ड. शाम के 6 बजे आउल हमारे बैकयार्ड में कहाँ से आएगा? मैं कहा नहीं है. कहती यू हैव टू कम एंड सी देयर इज एन आउल. एंड आई वाज लाइक नो. शी इज लाइक मॉम एक बार आओ. तो मैं बाहर गई एंड मैं बैकयार्ड देखा तो देयर वाज नथिंग. शी इज लाइक वो उस ट्री के ऊपर आउल है. तो मैं कहा नहीं बेटा नहीं दिख रहा. सो जितनी देर में मैंने कहा नहीं, तो वो आउल ने अपने विंग्स इतने बड़े फैलाए और वो मेरी पोर्च पे आके बैठ गया. मैं आउल को देखा एंड आउल वाज सिटिंग देयर. सो इन दैट मोमेंट द फर्स्ट रिफ्लेक्स वाज, आप कोई जोन से भी आप स्पिरिट गाइड हो, जो जिसके लिए भी आप आए हो और जो भी मैसेज देने आए हो, थैंक यू. एंड इतनी देर में माई डॉटर वेंट इन साइड फैमिली को बुलाने कि बाहर आओ, आउल आउल, एंड आउल लेफ्ट. उन दिनों में मैं डिसीजन सोच रही थी इंडिया आने का. आफ्टर दैट आउल केम, गेव मी दैट वैलिडेशन, आई मेड अ डिसीजन दैट आई एम गोना कम टू बॉम्बे. सो वो आउल वॉज अ साइन दैट आई एम ऑन द राइट path and I am thinking the right thing and I just have to go with my instincts. And a dream before that night was my dad telling me the same thing. I know it sounds crazy, but अगर आप देखा जाए तो कितनी चीज़ें synchronization में हुई. So that was a sign. My dad coming in my dream was a sign. That owl coming, the owl was a spirit guide, just like that cat was last night. And was that the time when you were doing the film or? That was after the film, but I was deciding whether or should I go to Bombay. But then after the owl came, I decided it was a clear cut, crystal clear yes. It may sound crazy because जो लोग उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया उनको लिए थोड़ा सा अनजान हो सकता है, but this is my faith. So how do you understand these indications? Like for example, कोई उसको ये भी तो ले सकता है कि they must be coming to stop you from taking this decision to go to India. Owls are actually a sign, and in the spirit world, sign of an owl is you're on the right path. Cat का रोना is caution. So different चीज़ें हैं. Owls is a great sign to see. Snake, cat are signs that you should be cautious. Okay, so owls means a little affirmation. Affirmation कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही. 11-11 is an affirmation कि आप सही देख रहे हो. I've never missed an 11-11 in the last few months. गलती से दिख जाए या कहीं दिख जाए. So that spirit guide's trying to talk to me. एंड मेरे साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ होता है. जो लोग अपने पोर्टल्स खोलते हैं, बात करना चाहते हैं, ऐसे बात करता है यूनिवर्स, भगवान बात करता है तुमसे. Wow, this sounds exciting and at the same time a little intriguing. It is, and it's simple spiritual science. It's not voodoo magic or it's not craziness. अगर आप बिलीव जिस चीज़ में फेथ करते, अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं, लोग तो ये भी मानते हैं मूर्तियाँ चीज़ें करती हैं, तो तुम्हारा फेथ ही है ना बेसिकली जो तुम्हें आगे लेके जाता है. लोग वैष्णो देवी जाते हैं बिकॉज दे हैव फेथ इन समथिंग दैट दे हैवंट सीन, दैट्स गॉड, राइट. फैंटास्टिक. आई थिंक ये स्पिरिचुअलिटी का ये वाला पहलू हमने पहली बार ही देखा. मैंने तो एटलीस्ट पहली बार ही देखा और एक्सपीरियंस किया आज आपके जरिए कि इस तरह से भी होता है. एक और पॉडकास्ट करेंगे इसके बाद जो इसी पे बात करेंगे. इसी पे करेंगे बिल्कुल. आप बहुत इंट्रीग होंगे. It was very eye-opening session with you. Thank you. ये थी बहुत ही समझदारी और मैच्योरिटी भरी बातें कनिका सासन जी के साथ, जिन्होंने अपना दिल खोल के रखा हम सभी के आगे आज और ये बताया कि ये सिर्फ ना देखने में खूबसूरत है बल्कि इनकी थिंकिंग भी उतनी ही ग्राउंडेड है, उतनी ही मैच्योर्ड है. थैंक यू वेरी मच कनिका जी. सक्सेस फंडे पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच रवि. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और आपसे बातें करके. एंड आई थिंक हम लोगों ने बहुत गोते खाए बातों में, काफ़ी डीप गए. एंड इट वाज अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज टू बी हियर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सुराख हो सकता है आसमान में, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो. इस मुहावरे को एक बार फिर से सच साबित कर दिखाया कनिका जी ने आज हमारे इस पॉडकास्ट में आकर.
अपनी ज्वेलरी से अलग अलग देशों में बसे लोगों की शादियों में एक्साइटमेंट और रंग भरने के साथ साथ अब लोगों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरने वाली कनिका, जिनके नाम का मीनिंग ही होता है अ पीस ऑफ गोल्ड, खुद एक हीरे से कम नहीं है। समाज में फैले ऐसे ही हीरो नगीनों को ढूंढ ढूंढ कर हम टाइम टाइम पर आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे।